हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज बीए फाइनल की इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में सुएज नहर एवं पनामा नहर मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, कल की क्लास में विश्व के प्रमुख महासागरीय जल मार्ग के बारे में अध्ययन किया था और विश्व के जो महासागरीय जल मार्ग है इसमें लगभग 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपन्न होता है। अधिकांश स्थूल और जो भारी पदार्थ है जो लंबी दूरी में आयात और निर्यात करना पड़ता है तो उसके लिए जल परिवहन है वो सबसे सस्ता पड़ता है और वो ही ज़्यादातर काम में लिया जाता है। ये जो महासागरीय जल मार्ग है ये सुएज नहर और पनामा नहर से भी गुजरते हैं और सुएज नहर से भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जो जल मार्ग है जो विश्व का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है वो इसी सुएज नहर मार्ग से गुजरते हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जल मार्ग है वो पनामा नहर से गुजरता है। तो इस प्रकार वर्तमान समय में सुएज नहर और पनामा नहर मार्ग का महत्व अधिक है। ये सुएज नहर और पनामा नहर कहाँ पे हैं? यदि इनकी अपन अध्ययन करें तो सुएज नहर जो है सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य है। भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य एक सिनाई द्वीप पड़ता है। ये जैसे लाल सागर है और ये भूमध्य सागर है। इसके बीच का जो भाग है 162 किलोमीटर का जो सिनाई द्वीप से है और ये विभिन्न झीलों से युक्त है, दलदली झीलें हैं। तो ये जो दलदलीय क्षेत्र है सिनाई द्वीप 162 किलोमीटर जो लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य है। तो सुएज नहर का निर्माण है वो लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य किया गया है और इधर यानी कि कौन सा है ये हिंद महासागर है, इधर हिंद महासागर है और इधर भूमध्य सागर के आगे ये है अटलांटिक महासागर। तो ये हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम भी करता है। अब सुएज नहर का निर्माण नहीं हुआ था तब ये फ्रांस से ब्रिटेन से यहाँ से होते हुए अटलांटिक महासागर से जहाज है वो कैप ऑफ गुड होप यानी कैप टाउन है जो दक्षिणी अफ्रीका का बंदरगाह, यहाँ से होते हुए दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में यानी जहाज़ जाते थे या माल का आयात और निर्यात होता था। और उस समय लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी में जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे, ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, पुर्तगाल थे, इनका जो औपनिवेशिक व्यापार हुआ करता था वो ज़्यादातर दक्षिणी एशियाई देशों में, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूर्वी अफ्रीकन देश, इनके साथ में हुआ करता था। तो माल का बड़ी मात्रा के अंदर यहाँ पे आयात और निर्यात हुआ करता था और ये जहाज है वो यानी कि ये इस पूरे अफ्रीका महाद्वीप से चक्कर लगा करके फिर दक्षिणी एशियाई देशों में जाते थे और ये जो राउंड था वो लगभग सुएज नहर की अपेक्षा 6400 किलोमीटर अधिक पड़ता था। उस समय एक चेकोस्लोवाकिया देश के अंदर फ्रांसीसी राजदूत तैनात थे। चेकोस्लोवाकिया में फ्रांसीसी यानी फ्रांस के राजदूत थे, उनका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स। फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य सिनाई द्वीप को काट करके एक नहर का निर्माण बनाने का आइडिया आया और यह कार्य 1859 में शुभारंभ हुआ। 1859 से लगाकर 1869 तक ये काम पूर्ण हुआ। सुएज नहर का शुभारंभ हुआ, निर्माण हुआ वो 1869 में निर्माण हो गया। 1869 से लेकर 1956 तक
इस नहर का प्रबंधन करना, नियंत्रण करना सारा कार्य फ्रांस के अधिकृत में रहा, क्योंकि इस नहर को बनाने के लिए फ्रांस का सर्वाधिक योगदान था। और 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया यूएनओ के द्वारा, और इस नहर का नियंत्रण प्रबंधन कार्य है वो तटीय प्रदेश है जो मिस्र, इसको सौंप दिया गया। और वर्तमान समय में इनका नियंत्रण प्रबंधन रख रखाव का कार्य है वो मिस्र कर रहा है, सुरक्षा भी दे रहा है, और वित्तीय जो लाभ होता है वो भी मिस्र को मिलता है। अब इस नहर की जो लंबाई है वो 162 किलोमीटर है। आरबीएसई की बुक के अनुसार, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के अनुसार इसकी लंबाई 162 किलोमीटर है। सुएज नहर की चौड़ाई 60 मीटर है और गहराई 10 मीटर है। गहराई 10 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है और लंबाई 162 किलोमीटर है। कई बुकों के अंदर 165 किलोमीटर भी है, 160 भी है। तो इस प्रकार सुएज नहर का निर्माण यानी किया गया। निर्माण की वजह से इस जो भूमध्य सागर हिंद महासागरीय जल मार्ग था, इनकी दूरी यानी कितनी कम हो गई, 6400 किलोमीटर पश्चिमी यूरोपीय देश और दक्षिणी एशियाई देशों के मध्य कम हो गई है। अब इस नहर के निर्माण के समय यहाँ पे जो नहर का निर्माण किया गया है, इनमें ये पूरी दलदलीय झीलों का क्षेत्र है। ये दलदलीय झीलों का क्षेत्र है। यहाँ जो भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, इस पर बंदरगाह है, उसका नाम है पोर्ट शहीद, और लाल सागर तट पर जो बंदरगाह है उसका नाम है सुएज पोर्ट। तो ये जो सुएज नहर है वो पोर्ट शहीद और सुएज पोर्ट के मध्य स्थित है। इसमें छोटी छोटी 7 झीलें हैं, जिसमें अलकटरा, अलमंजारा, अल्फिदान, इस्मालिया, अलकटरा, अलमंजारा, अल्फिदान, इस्मालिया, टिमशा, जो सबके मध्य में स्थित है वो है टिमशा। इसके बाद में अलकटरा, अल्फिदान और अलमंजारा, इस्मालिया, टिमशा, ग्रेटर बीटर, और सबसे लास्ट में यहाँ जो झील है उसका नाम है लिटल बीटर। तो टोटल 7 झीलें हैं, जिसका उत्तर से दक्षिण इस प्रकार क्रम है: अलकटरा, अल्फिदान, अलकटरा, अल्फिदान, अलमंजारा, इस्मालिया, टिमशा, ग्रेटर बीटर और लिटल बीटर। यानी सबसे उत्तर में है वो अलकटरा है, मध्य के अंदर है वो यानी कि टिमशा है, और सबसे दक्षिण के अंदर है वो लिटल बीटर है। तो इस प्रकार 7 झीलों का दलदलीय ये जो क्षेत्र है, इसको काट करके सुएज नहर का निर्माण किया गया है। इससे यहाँ से जो जहाज चलते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, न्यूजीलैंड, इसकी दूरी है वो घट करके कितनी रह गई है, 6400 किलोमीटर कम हो गई है। और इससे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, क्योंकि ये जो जल मार्ग यहाँ से गुजरता है उसका नाम है भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जल मार्ग। तो भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जल मार्ग है, ये खास करके पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, स्पेन है, पुर्तगाल है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है, नीदरलैंड है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, इन देशों को पूर्वी अफ्रीकन देशों और दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जोड़ने का कार्य करता है। इसीलिए इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। और इसमें 24 घंटे के अंदर 24 घंटे में 100 जहाज गुजर सकते हैं, यानी 24 घंटे के अंदर 100 जहाज गुजरने की क्षमता रहती है। यहाँ एक देश है, उसका नाम है
सोमालिया, सोमालिया जो लाल सागर के तट पर है, सोमालिया, सोमालिया जो दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश कहलाता है। और यहाँ सोमालिया के डाकू जो प्रसिद्ध है, जो जहाज़ों को कई बार लूट भी लेते हैं, तो इनको सुरक्षा प्रबंधन नियंत्रण रख रखाव का कार्य मिस्र कर रहा है। तो ये जो स्वेज नहर है, जो आर्थिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण मानी गई है। और लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच में जो प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तमांशा अंतरिक्ष की तुलना में ये लगभग 6400 किमी की बचत होती है। इस नहर के सहारे एक रेल मार्ग जो स्वेज तक जाता है, स्वेज पोर्ट तक जाता है। फिर इस्माइलिया से एक शाखा काहिरा जो मिस्र की राजधानी है वहाँ तक जाती है। नील नदी से नौगम्य ताज़ा पानी की नहर भी इस स्वेज नहर में मिलाई गई है। यानी नील नदी से नौगम्य ताज़ा पानी की जो नहर है वो भी स्वेज नहर में इस्माइलिया में मिलाई गई है, ताकि इसमें पानी का जो गहराई है वो बनी रहे। इसके निर्माण से पूर्वी देशों इसके निर्माण से जो पूर्वी देशों, यूरोप और पश्चिमी देशों के मध्य व्यापारिक महत्व बढ़ने से वस्तुएं सस्ती हुई है और व्यापार में वृद्धि भी हुई है। इस नहर से विश्व का सबसे लंबा समुद्री मार्ग जो अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर और स्वेज नहर से होता हुआ हिंद महासागर के उत्तरी पूर्वी भाग तक जाता है और इसे पश्चिमी यूरोप, भूमध्य सागर, हिंद महासागर मार्ग के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप से एशियाई देशों जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, चीन, जापान तक यानी कि जलयान इसी मार्ग से गुजरते हैं। और ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का और आर्थिक दृष्टि से जो महत्व है वो खास करके इस पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों और पश्चिमी यूरोपीय देशों के मध्य स्वेज नहर के माध्यम से होता है। अब नेक्स्ट है, दूसरी नहर है पनामा नहर। ये जो पनामा नहर है, तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य बनाई हुई है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य पनामा नहर को बनाया गया है। अटलांटिक महासागर पर यानी जो पनामा है और जो प्रशांत महासागर पर जो पनामा है और अटलांटिक महासागर पर कोलोन। तो अटलांटिक महासागर पर तट पर स्थित कोलोन और प्रशांत महासागर पर स्थित पनामा, इनके बीच का जो भाग है जो बहुत यानी कि पथरीला धरातल था, इस पथरीले धरातल को काट करके लगभग 85 वर्ष तक इसका काम चलता रहा और काट करके 15 अगस्त 1914 को इस नहर का निर्माण किया गया। इस नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। इसीलिए सर्वाधिक जो व्यापारिक लाभ है, आर्थिक लाभ है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका को ही मिलता है। हालांकि स्वेज नहर की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा जहाज़ नहीं गुजर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार की दृष्टि से या परिवहन की दृष्टि से उतना महत्व नहीं है जितना स्वेज नहर का है। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी जो तटीय बंदरगाह है उसको जोड़ने का काम है वो पनामा नहर के द्वारा होता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 15 अगस्त 1914 को इस नहर का निर्माण किया गया। इस नहर के निर्माण में इतनी कठिनाई थी कि ये जो भाग है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच का भाग है, इसकी धरातलीय स्थिति ज़्यादातर कठोर थी, चट्टानों से युक्त था, ऊबड़ खाबड़ भाग था। तो चट्टानी और ऊबड़ खाबड़ और कठोर भाग होने की वजह से
85 वर्षों तक इसका काम चलता रहा। कई मजदूर है, कई कारीगर है, वो इसको काम करते हुए यानी कि शहीद भी हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर पनामा से कोलोन तक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य 82 किलोमीटर तक पनामा नहर का निर्माण किया गया है। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है और चौड़ाई है वो 90 मीटर है, गहराई 12 मीटर है और इसका राष्ट्रीयकरण है वो 15 अगस्त 1914 से लेकर के जनवरी 2000 तक इसका नियंत्रण प्रबंधन किसके पास में रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में रहा। जनवरी 2000 को इनको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और नियंत्रण और प्रबंधन का कार्य है वो तटीय जो ये देश है पनामा, इसको सौंप दिया गया है। अब ये जो भाग है स्थलीय भाग था 82 किलोमीटर का, ये बहुत पथरीला, उबड़ खाबड़, कठोर भाग था, चट्टानी युक्त था और पानी की गहराई को बनाए रखने के लिए यहाँ 6 जल प्रबंधक यंत्र लगाए गए हैं। 6 जल प्रबंधक यंत्र लगाए गए हैं और 3 है वो मुख्य जो जल नियंत्रण हेतु लॉक लगाए गए हैं, जिसमें गाटूम है। गाटूम ये जल नियंत्रण का एक लॉक सिस्टम है। तो 6 जल प्रबंधन यंत्रों के द्वारा जो जल है उसकी गहराई बनी रहे, जहाज आराम से गुजरते रहे और इस पथरीले और कम गहराई वाले भाग का निजात करने के लिए 3 लॉक प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें अटलांटिक महासागर के तट पर गाटूम लॉक प्रणाली है, उसके बाद में मध्य में पेट्रोमिकेट लॉक है और फिर इसके बाद में जहाँ प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के तट पर मीराफ्लोस लॉक है। तो 3 लॉक प्रणालियों के द्वारा जल को रोका गया है और जहाज़ को गुजरने में आसानी भी रहती है। मीराफ्लोस, पेट्रोमिकेट्स और गाटूम, ये 3 लॉक प्रणालियों के माध्यम से इसमें जल की गहराई बनी रहती है और जहाज़ है वो आराम से गुजर सकते हैं। इसका जो सर्वाधिक लाभ हुआ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर जो बंदरगाह है जैसे न्यूयॉर्क है या फिर फिलाडेल्फिया है, तो ये ज़्यादातर जो पूर्वी तट पर बंदरगाही क्षेत्र है, इन बंदरगाही क्षेत्रों को पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह है लॉस एंजल्स, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, इसको जोड़ने का काम है वो पनामा नहर करता है। इसके अलावा पश्चिमी यूरोपीय देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इससे भी वाया यानी कि पनामा नहर से होता हुआ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और चीन तक जहाज़ है वो गुजर सकते हैं, जिससे दक्षिणी प्रशांत महासागर जो जल मार्ग है वो इसी पनामा नहर के माध्यम से गुजरता है। तो इस प्रकार सुएज नहर के बाद में पनामा नहर मार्ग है, उसका भी महत्व अधिक है और ख़ास करके संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इसका महत्व अधिक है। ये नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य निर्मित पनामा नहर का निर्माण है उद्घाटन 15 अगस्त 1914 में हुआ और इस नहर के बनाने का जो विचार है वो 16वीं शताब्दी से ही आरंभ हुआ था। इस नहर को बनाने की योजना का क्रियान्वयन में बहुत वर्ष लग गए हैं, जिसका मुख्य कारण ये भी था कि पनामा का जो जल संयोजक भूमि है जो बिल्कुल पर्वतीय थी और उसकी बाधाओं को दूर करने के लिए नहर में कई स्थानों पर लॉक बनाने पड़े हैं। इसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नहर और कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है, जिनमें दोनों ही ओर से 8 किमी क्षेत्र है उसको खरीद करके इसे नहर मंडल में परिवर्तित किया गया और इसको बनाने में लगभग 85 वर्ष लगे। 1 जनवरी 2000 को पनामा नहर का
राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ये नहर है वो सबसे बड़ा जो समुद्री भाग है वो समुद्री तल से 26 मीटर ऊंचा है। इस नहर का सबसे बड़ा जो समुद्री भाग है वो समुद्री तल से 26 मीटर ऊंचा है। इस नहर में 6 जल प्रबंधक तंत्र प्रवेश करते हुए 3 लॉक प्रणालियां हैं, जिसमें गाटून है और जो अटलांटिक सिरे पर है, पेट्रा मिकेट लॉक्स है जो मध्य में है, और मीराफ्लॉस लॉक है वो प्रशांत महासागर के सिरे पर है। इन लॉक के द्वारा जहाज़ पर्वतीय भूमि को पार कर लेते हैं। इस नहर से होकर जाने पर न्यूयॉर्क और फ्रांसिस्को के मध्य की दूरी हॉर्न अंतरिक्ष की तुलना में 13,000 किमी कम हो गई है। यानी पहले जो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को है वो जाने के लिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से पूरा चक्कर लगा करके जाना पड़ता था, यानी हॉर्न अंतरिक्ष से चक्कर लगा करके फिर जाते थे। तो पनामा नहर निर्माण होने से सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के मध्य 13,000 किमी दूरी कम हो गई है। न्यू ऑरलियंस से सैन फ्रांसिस्को की दूरी भी 9,000 किमी कम हो गई है। और न्यूयॉर्क से सिडनी है जो ऑस्ट्रेलिया में है, उनके मध्य भी दूरी है वो 6,500 किमी कम हो गई है। न्यूयॉर्क से वालपैराइजो जो चिली का बंदरगाह है, वहाँ भी लगभग 6,000 किमी दूरी की बसत होती है। तो इस नहर का आर्थिक महत्व सुएज नहर की अपेक्षा कम है, लेकिन फिर भी दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका के दोनों तटों को जोड़ता है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका के जो महाद्वीप के पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है, खास करके चिली है या चिली का जो वालपैराइजो बंदरगाह है, इनको भी जोड़ने का काम करता है। ऑस्ट्रेलिया जो सिडनी है, सिडनी बंदरगाह है, वो भी इस पनामा नहर मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है।